सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रूल्स ऑफ रेजोनेंस। रूल्स ऑफ रेजोनेंस देखिए हमें बताते क्या है। हमें रेजोनेंस पता चल गया क्या होता है। रेजोनेंस होता है डिस्पर्जल ऑफ चार्ज। रेजोनेंस में होता है डिस्पर्जल ऑफ चार्ज विच लीड्स टू स्टेबिलिटी। अगर हम एक से ज्यादा रेजोनेटिंग कई सारे स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, तो नेचर भी कंफ्यूज है, ये स्ट्रक्चर सही है, ये स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर सही है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर उनका हाइब्रिड होता है। अब हाइब्रिड तो होता है, लेकिन हो सकता है एक स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, एक स्ट्रक्चर कम इंपॉर्टेंट हो। दैट इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, जो ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी, सॉरी, हो सकता है उनमें से एक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो और एक स्ट्रक्चर कम स्टेबल हो, और कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा, दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ रेजोनेंस। और जो ज्यादा स्टेबल होगा वो हाइब्रिड के ज्यादा क्लोज होगा, और जो कम स्टेबल होगा वो हाइब्रिड के कम क्लोज होगा। भाई हम किसी दो चीजों को मर्जर कर रहे हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है हाइब्रिड उसके ज्यादा क्लोज होगा, और जिसका कंट्रीब्यूशन कम है उस हाइब्रिड उसके कम क्लोज होगा। हम ग्रीन कलर बना सकते हैं येलो एंड ब्लू की मिक्सिंग से। अगर हम परसेंटेज ऑफ ब्लू ज्यादा रखेंगे तो ब्लूइश ग्रीन मिलेगा, और अगर हम परसेंटेज ऑफ येलो ज्यादा रखेंगे विल गेट येलोइश ग्रीन। So it all depends upon किस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन हायर है, किस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन कम है, एंड हम कैसे डिसाइड करेंगे किसी स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, किसी स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन कम है। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ रेजोनेंस। तो रूल्स ऑफ रेजोनेंस जो बताते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एक तो ये बताते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कौन सा स्ट्रक्चर कम कंट्रीब्यूट करता है, कौन सा स्ट्रक्चर नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, अभी तक हमने देखा। उसके बाद जो हमारा है कि अब है एथ रूल, नाइन्थ रूल, सॉरी, दैट इज अगेन नाइन्थ रूल है। नाइन्थ रूल में जो कहते हैं कि इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, position of atoms and sigma bond remain same। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसमें सिग्मा बॉन्ड, देखिए रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता ही नहीं, जो फर्स्ट बॉन्ड है वो इन्वॉल्व होता ही नहीं किसी भी दो एलिमेंट के बीच में। तो एटम्स की पोजीशन, न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज नहीं होती है। लाइक हमने बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम पहले ही ये रिंग 6 कार्बन वाली और इसके साथ हाइड्रोजन हम ड्रॉ कर लेते हैं दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। हमें इस बात से ये मतलब नहीं है दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी सेम पोजीशन। आप जब भी देख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पोजीशन ऑफ एटम जो है वो चेंज नहीं हो रही है। सो दिस इज द स्केलेटन। चेंज क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड। लाइक यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, और दूसरे में पाई बॉन्ड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो या तो पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंज होती है, या वेकेंट ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, या फिर लोन पेयर। अभी तक हमने जो 5 कंडीशन पढ़ी थी, वेकेंट ऑर्बिटल एडजेसेंट है पाई बॉन्ड के, लोन पेयर एडजेसेंट है पाई बॉन्ड के एडजेसेंट एटम पे मतलब ऑल्टरनेट है एक दूसरे के, और वेकेंट ऑर्बिटल और जो लोन पेयर है वो एडजेसेंट एटम्स पे है, तो वहां पे, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड के एडजेसेंट उस पर है, तो वहां पे रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस के लिए ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। सिग्मा बॉन्ड्स आर नॉट इन्वॉल्व। सिग्मा स्केलेटन एंड पोजीशन ऑफ एटम रिमेन सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो एक तो ये रूल है, तो नाइन्थ है, आपको ध्यान रखना होगा कि पहले आप सिग्मा बॉन्ड और एटम की पोजीशन हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लीजिए, दैट विल रिमेन सेम। केवल पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, वेकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर जो है वो डिफरेंट दिखाई जाएगी। देन 10th, the part involved in resonance, part of molecule
part of molecule involved in resonance part of molecule involved in resonance should lie in same plane. जो जितना पार्ट में रेजोनेंस होता है किसी मॉलिक्यूल में, जरूरी नहीं पूरे के पूरे पार्ट में रेजोनेंस हो, जहां जितने पार्ट में रेजोनेंस होता है वो सेम प्लेन में होना चाहिए। कैसे? हम ऐसे देख सकते हैं, अभी हमने देखा था कि CH2 यहाँ पर एक वेकेंट ऑर्बिटल है एंड देन CH यहाँ पर एक इस तरीके से हमने दिखा दिया, ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इन्होंने एक पाई बॉन्ड बना रखा है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। अब जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें हम ड्रॉ करते हैं कि सिग्मा स्केलेटन तो सेम है, सॉरी ये भी CH2 है, CH2 एंड यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग दिखाते हैं, और इनफैक्ट ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल एक दूसरे में ओवरलैप कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज, यहाँ पर एक ये था और इस पर जो ऑर्बिटल था ये ओवरलैप कर गए, और इसका जो ऑर्बिटल था CH2 वाला, इस पर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि पी ऑर्बिट जो लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड, लेटरल ओवरलैपिंग तभी पॉसिबल होती है जब दोनों पी ऑर्बिटल सेम प्लेन में, ये दोनों सेम प्लेन में थे इसलिए इनके बीच में लेटरल ओवरलैपिंग साइडवेज, ये दोनों सेम में थे इसलिए इनके बीच में लेटरल ओवरलैपिंग हो गई। बट इन केस कोई भी मजबूरी हो या कुछ ऐसे फीचर आ जाए मॉलिक्यूल में जिसकी वजह से दे आर रिमूव फ्रॉम, दे आर आउट ऑफ प्लेन हो जाए, देन रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको कुछ ऐसे केसेस डिस्कस कर रही हूँ। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें, एक मॉलिक्यूल है एनिलीन NH2, यहाँ पे लोन पेयर है एंड इसी प्लेन में बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, एंड दिस लोन पेयर जो है इसके एडजेसेंट एटम पे, देखिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसके एडजेसेंट कार्बन पे एक पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक एक्सटेंसिव रेजोनेंस है। लोन पेयर के पास वाले एटम पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है, और फिर इस पाई बॉन्ड के पास वाले एटम पर लोन पेयर है, तो यहाँ पे एक रेजोनेंस है। अब एक ऐसा स्ट्रक्चर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और उस पर 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप, और यहां पर भी 2 CH3 ग्रुप लगे हैं। अब देखिए, आप कहेंगे मिथाइल ग्रुप में क्या? मिथाइल ग्रुप में एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और एक ये वाले मिला दें तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम देखें कि इलेक्ट्रॉन सेंटर्स हैं, दीज मिथाइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन सेंटर्स हैं, ये भी मिथाइल, ये भी इलेक्ट्रॉन सेंटर्स हैं। तो होता क्या है, इनमें आपस में रिपल्शन होता है, यहाँ स्ट्रक्चर में कुछ कंपल्शन आ रहा है, कुछ मजबूरियां आ रही है, इस रिपल्शन को 4 मिथाइल ग्रुप एक साथ बैठे हुए, तो ऐसा होगा कि इसको अवॉइड करने के लिए, जैसे एक सीट पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो जब ज्यादा लोग हो जाते हैं तो किसी को आगे पीछे होना पड़ता है जस्ट टू एडजस्ट देमसेल्व्स। सेम हैपेंस हियर, यहाँ पे चारों मिथाइल एक प्लेन में नहीं रहेंगे, नेचर में कोई ऐसा तो है नहीं कि केवल 2D में नेचर बना हुआ, 3D में है, तो दे कैन एडजस्ट एनीवेयर। तो ये क्या होता है कि इसको एडजस्टमेंट के लिए ये जो नाइट्रोजन है गोज आउट ऑफ प्लेन, ऊपर उठ जाता है थोड़ा सा, ये जो नाइट्रोजन है ये थोड़ा ऊपर उठ जाता है जस्ट टू मेक सम एडजस्टमेंट, ये मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से रिपेल ना करें, इलेक्ट्रॉन सेंटर से तो होते हैं सारे बॉन्ड, ये एक दूसरे से रिपेल ना करें, थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ जाने के बाद इसका जो लोन पेयर है और जो रिंग है, इसके पाई बॉन्ड दे आर नॉट इन द सेम प्लेन। अभी नाइट्रोजन ऊपर उठ गया तो उसका प्लेन हट गया, और प्लेन जब नहीं रहेगा तो लेटरल ओवरलैपिंग कैसे होगी? लेटरल ओवरलैपिंग नहीं होगी तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस,
not involved in resonance. तो ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ रहा है, हमें कई सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। बेसिक नेचर होता है लोन पेयर कितना अवेलेबल है, अगर लोन पेयर कभी आगे जाके, ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में ही बता रही हूँ। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, वो अपने इंटरनल मैटर में इन्वॉल्व है, तो बाहर क्या अवेलेबल होगा, तो क्या एसिड के लिए इन्वॉल्व अवेलेबल होगा। लेकिन अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है तो ज्यादा बेसिक होता है, वो आराम से शेयर कर सकता है। तो ये बेसिक नेचर हम पता कर सकते हैं, ये आगे जाके अभी पढ़ेंगे, अभी इसमें आप कंसर्न नहीं, बस अभी हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर लोन पेयर जो है वो आउट ऑफ प्लेन चला गया है, देन दैट कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। पाई बॉन्ड के उसके पास वाले एटम में पाई बॉन्ड है, बट वो लिटरल ओवरलैपिंग नहीं कर सकता है क्योंकि इट इज आउट ऑफ प्लेन। और आउट ऑफ प्लेन क्यों गया है? ड्यू टू 4 मिथाइल ग्रुप्स, जिनकी वजह से रिपल्शन होता है और एटम आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेजोनेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो रेजोनेंस होने के लिए जरूरी है कि जो जितना पार्ट रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, सारे के सारे एटम शुड लाई इन सेम प्लेन। ऐसी एक और एग्जांपल है, आप आगे जाके पढ़ेंगे, रेजोनेंस में एक एंटी एरोमेटिसिटी आता है। एंटी एरोमेटिसिटी से कंपाउंड अनस्टेबल होता है। अभी हम उससे कंसर्न है, अभी हम अपने रूल से कंसर्न है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे 8 मेंबर्स हैं और यहाँ पे ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है, इस तरीके से 8 कार्बन है और ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, जैसे बेंजीन होता है। बट इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है इसका, ये टब शेप होता है। इसे कहते हैं साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। इसे कहते हैं साइक्लिक है, ऑक्टा 8 कार्बन है, टेट्रा 4 है, इन डबल बॉन्ड, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। और यहाँ पे ये इसका जो शेप होता है ये टब शेप होता है। टब शेप होने से ये उठ जाता है आउट ऑफ प्लेन, और यहाँ पे जो रेजोनेंस है, जैसे इसका यहाँ पे ऐसे मर्जर हो सकता था, इनका मर्जर कैसे हो सकता था? इनका मर्जर हो सकता था, ये इसके साथ ओवरलैप करे, ये इसके साथ ओवरलैप करे, ये इसके साथ ओवरलैप करे, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है दैट इज नॉट प्लेनर। ये सारे ऑर्बिटल एक दूसरे से मर्ज करके एक रिंग बनाए, इसके लिए जरूरी है स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर। बट नेचर ने इसको टब शेप कर दिया है। टब शेप क्यों किया है ये हम एंटी एरोमेटिसिटी में पढ़ेंगे। अभी हम एंटी एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ रहे हैं, बस ये समझ लीजिए इसका स्ट्रक्चर टब शेप होता है। टब मतलब आप देखा हुआ है सबने, टब एक के सारे जो प्लेन से, वो एक ही प्लेन में सारे चीजें नहीं होती हैं, तो कुछ एटम्स इसमें ऊपर उठ गए, ऊपर उठ जाने की वजह से रेजोनेंस इज डिस्टर्ब। जानबूझ के नेचर ने रेजोनेंस डिस्टर्ब किया है, क्यों किया है ये पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिसिटी में। अभी ये कहना है कि अगर प्लेनरिटी गई तो रेजोनेंस गया। ठीक है, रेजोनेंस के लिए पाई बॉन्ड मूव करता है, एंड पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। अगर एक एटम को आप ऊपर या नीचे कर देंगे, देन रेजोनेंस विल बी डिस्टर्ब्ड। दैट इज 10th रूल। एंड लास्ट एक आपको चीज ध्यान रखनी है, 11th है सी कैटेगरी। 11th जो सी कैटेगरी में है कि इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स number of paired electrons should be same in all resonating structures. Number of paired electrons should be same. जैसे कि हमारा है CH2 positive and CH2 negative, यहाँ पे हो जाएगा इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसमें देखें तो इसमें वेकेंट ऑर्बिटल है, हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं इसको, वेकेंट ऑर्बिटल है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इसमें क्या है कि अगर हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स में काउंट करें, तो यहाँ पे देखिए कार्बन में पहले हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स
कितने पेयरिंग है, तो ये आप देखिए 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो 5 मतलब 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड में मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और है, टोटल 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसमें भी हम इसी तरीके से ड्रॉ करें तो ये है यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल और यहाँ पे लोन पेयर है, इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो भी 1 2 3 4 5 पेयर सिग्मा के हैं प्लस 1 लोन पेयर है, तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे रेजोनेंस हम दिखा सकते हैं। बट अगर हमारे पास ये केस है CH2 हाफ फील्ड है और हमने इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से शो कर दिया, देन दिस स्ट्रक्चर देयर इज नो रेजोनेंस, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहला सकता है। क्यों नहीं कहला सकता है? इसमें अगर हम देखें, अभी हमने देखा था कि 5 तो सिग्मा थे और एक पाई था, तो टोटल 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। इसमें अगर हम इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे देन CH यहाँ 5 तो सिग्मा बॉन्ड्स हैं प्लस ये पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे केवल 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो देयर विल बी नो रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। तो रेजोनेटिंग जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ रेजोनेंस उसमें नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। और वैसे मैंने ऐसी कोई कंडीशन नहीं बताई है आपको कि जिसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल एडजेसेंट एटम पे हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। दैट इज अगेन रूल्ड आउट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन टोल्ड यू। सो दीज आर वेरियस रूल्स ऑफ रेजोनेंस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट इसको ढंग से समझ लीजिए पहले, क्या होते हैं, क्या होता है रेजोनेंस, क्यों होता है रेजोनेंस, कहाँ होता है रेजोनेंस, कैसे होता है रेजोनेंस, और क्या क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, किसको इंपॉर्टेंस देंगे, किसको कम इंपॉर्टेंस देंगे, ये सारी चीजें अभी तक जितना मैंने बताया उसमें है। एंड उसके बाद हम लोग करेंगे प्रैक्टिस इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस में, और उस प्रैक्टिस से पहले हम करेंगे कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, और इन्हीं को करने में हमारी रेजोनेंस की, जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो हमारी रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। So thank you very much. I'm going to end this meeting now.